हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये है आपका बिहार शिक्षक बहाली 2023 बीपीएससी के द्वारा हिंदी का क्लास। ठीक है, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आपको इसमें पास करना जरूरी है। अगर नहीं पास कीजिएगा भैया तो फिर जो आपका जो मेन पेपर है उस चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो जो ये हिंदी आपका 75 नंबर का पूछा जाएगा और 25 नंबर का जो आपका इंग्लिश रहेगा, ये दोनों मिला करके आपको कितना लाना है, तो 30 नंबर लाना है। यानी कि 100 नंबर में 30 नंबर पास करना है। अगर आप 30 नहीं लाते हैं तो मेन पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। तो ये आपको जरूरी है। ठीक है, इसीलिए जो आपका मेन हिंदी है और इंग्लिश है, देखिए इंग्लिश आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश मत पढ़िए। ठीक है, कोई फायदा नहीं है इंग्लिश पढ़ने से, समय बर्बादी है। अपना मेन पेपर की तैयारी कीजिए और जो तैयारी करवाया जा रहा है वो कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इंग्लिश मत पढ़िएगा। इंग्लिश से में क्या करना है, मात्र बी या फिर सी रंग दीजिएगा। दोस्तों एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, है ना, आपका कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, कम से कम भी 5 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएगा, या बी या सी कुछ भी रंग दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, बिना 1 मिनट में आपको इतना नंबर मिल जाएगा। फिर आपको दोस्तों 20 नंबर 75 में से 20 से 25 नंबर आपको 75 में से लाना आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस जितना टेस्ट करवा दिए हिंदी का उतना टेस्ट कर लीजिए, उससे ज़्यादा आपको फालतू नहीं रहेगा। तो चलिए आज हम लोग हिंदी का टेस्ट देख लेते हैं। और हिंदी में दोस्तों आज टेस्ट नंबर आपका ये 52 है। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोग सामाजिक जो अध्ययन का आपका टेस्ट चल रहा है और ये आज है हिंदी का टेस्ट नंबर ये आपका 52वां होने वाला है। डेली जो आपकी क्लास चलती है वो आपका दिन में शाम में 7 बजे चलती है। दोस्तों ये क्लास पहले 3 बजे थी आपकी, है ना, इसको शाम में 7 बजे कर दिया गया। बहुत सारे हमारे शिक्षक अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से इसको 7 बजे कर दिया गया है। और ये हिंदी तो सभी के लिए है ना, आपके 1 to 5 के लिए भी है, 9 10th के लिए भी, 11 12th के लिए भी है। ठीक है, यानी 1 से लेकर के 12 क्लास तक जितने भी अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो सब के लिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबका हिंदी सेम रहेगा, है ना, किसी का हिंदी अलग नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि 11 12th का हार्ड रहेगा, ऐसा नहीं, दोनों सबका हिंदी क्या रहेगा तो सेम रहेगा। बस क्वालिफाइंग करना है इसमें आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 और 9 10th की, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। अभी 50% का ऑफ चल रहा है इसमें, है ना, तो ये नंबर है हमारा। अभी 50% इसमें दोस्तों ऑफ है, 50% ऑफ का आप लाभ उठा सकते हैं। ये नंबर है ना, मात्र अभी 251 में आप यहाँ जुड़ सकते हैं ना, मात्र 251 अभी मात्र चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से इस नंबर पे पे करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा और सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग पहला सवाल देखते हैं, समय बर्बाद नहीं करना है ज़्यादा, है ना, फटाफट सभी लोग आ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास जी। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों, अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या होगा। भाई साहब बताइए, अस्त्रीकरण का विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द बताना है। तो बताइए क्या होगा अस्त्रीकरण का विलोम शब्द। फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा, है ना, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा फटाफट दोस्तों सभी लोग। देखिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका निरस्त्रीकरण, है ना, इसको क्या कहेंगे आपको दोस्तों, निरस्त्रीकरण। इसका उल्टा हो जाएगा आपका अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ठीक है। चलिए तो दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों कि चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। बताइए जी, चंद्रमुखी में दोस्तों कौन सा समास है, क्या होगा आपका, बताइए चंद्रमुखी में कौन सा समास है। अवयवी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या दिग्गु समास। देखिए चंद्रमुखी में दोस्तों आपका जो समास है ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास बिल्कुल सही जवाब है भाई साहब, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यानी कि चंद्रमुखी का मतलब क्या होता है, चंद्र के समान मुख, है ना, चंद्रमुखी का मतलब चंद्र के समान मुख। ठीक है, अगर कहे कि चरण कमल में दोस्तों तो कमल के समान चरण, है ना। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। अगला है कि अपने हाथ में कलम है। बताइए, सॉरी मेरे हाथ में कलम है, अपने नहीं, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब कारक बताना है। देखिए कारक तो मैंने जो 8 कारक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, है ना, ये 8 करण आप याद रखिएगा। इसका विभक्ति क्या है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, या द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। तो यहाँ पर देखिए क्या है,
मेरे हाथ में है भाई साहब, तो मेरे हाथ में है, तो में और पर किस में आता था, कौन सा कारक है दोस्तों, अधिकरण कारक। तो हमारा आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक आपका। ठीक है, ये आठों जो आपका कारक है याद रखिएगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन है अरे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। ये आपका 1 नंबर तो फिक्स है कि आपको कारक से पूछेगा ही सवाल आपका। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में जो अच्छे है ना, अच्छे बच्चे जो कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है, ये आपसे पूछ रहा है। सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है गुणवाचक विशेषण है, या फिर संख्यावाचक विशेषण है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उपरोक्त वाक्य में जो अच्छे है ना, अच्छे से क्या पता चल रहा है, बच्चा का गुण का पता चल रहा है ना। अच्छा बच्चा मतलब, अच्छा का मतलब क्या हुआ, बच्चा में अच्छाई है ना, अच्छा क्या है तो गुण है उसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों गुणवाचक विशेषण, है ना। सिंपल हो जाएगा दोस्तों गुणवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 5 नंबर। प्रश्न है दोस्तों कि ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण आपको कौन सा है। देखिए ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का जो उदाहरण है वह है भ है, फ है, ठ है। क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सब में हलंत लगा हुआ है ना, हलंत लगा हुआ याद रखिएगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 5 का आंसर हो जाएगा भ दोस्तों, है ना। 5 का आंसर जो हो जाएगा वो है आपका भ, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष वर्ण व्यंजन कहलाता है आपका। ठीक है, घोष व्यंजन कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका भ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भ। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। कह रहा है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है, बताइए क्या होगा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है बुद्धि काम में लाना, मूर्खता दिखाना, या फिर घुड़सवार बन जाना, या केवल कल्पनाएं करते रहना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना का मतलब होता है केवल कल्पनाएं करते रहना दोस्तों, है ना। केवल मन में कल्पनाएं, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, है ना। बहुत सारे लोग नहीं होते हैं मन में सोच रहे हो, करते हैं कुछ नहीं, है ना, करते हैं वो कुछ नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आपका बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए जी अगर आपसे पूछे जाए दोस्तों कि अक्ल के तोते उड़ना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा। अक्ल के तोते उड़ना, तो इसका मतलब होश ठिकाने नहीं रहना। आगे एगो अक्ल से संबंधित और भी है, अक्ल चरने जाना, है ना। कहता है कि अक्ल तुम्हारा चरने गया है, तो इसका अर्थ क्या होता है, बुद्धि का नहीं होना, मतलब तुम्हारे बुद्धि क्या हो गया, हीन हो गया है। अक्ल ठिकाने ला देना, मतलब क्या होता है इसका मुहावरा, है ना। अक्ल ठिकाने ला देंगे, नहीं कहता है तुम्हारा अक्ल ठिकाना ला देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, तो समझा देना, है ना। अक्ल ठिकाने ला देना मतलब समझा देना। तो ये सारे मुहावरे है आपको पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपका 7 नंबर। कह रहा है कि आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बताइए आत्म त्याग में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग जो होता है ना शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद लगता है। ठीक है, कोई भी शब्द हो पहले उपसर्ग लगता है, बाद में प्रत्यय लगता है, याद रखिएगा। तो आत्म त्याग में दोस्तों कह रहा है कि कौन सा ये उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, आत्म। ठीक है, क्या उपसर्ग है इसमें, आत्म उपसर्ग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी, है ना। आत्म जोड़ त्याग, है ना, आत्म त्याग, यानी कि आत्म हो जाएगा इसमें उपसर्ग और त्याग हो जाएगा इसमें प्रत्यय आपका। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है कि मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण आपको बताना है। बताइए मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ड आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ड। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। कहा है इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। बताइए पहाड़ी बोली कौन सी नहीं है। ऑप्शन है कुमायूनी, जौनसारी, बुंदेली या गढ़वाली। कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है। देखिए कौन सी नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, तो कुमायूनी जो है दोस्तों ये पहाड़ी बोली है, कुमायूनी। जौनसारी भी पहाड़ी बोली है, गढ़वाली भी पहाड़ी बोली है, बुंदेली जो है ना ये पहाड़ी बोली नहीं है, याद रखिएगा बुंदेली पहाड़ी बोली में नहीं आता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 10 नंबर।
प्रश्न नंबर कह रहा है दोस्तों कि परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। हाँ, तो ये तो आपका भी स्थिति यही है भी, है ना। अभी भी आपका स्थिति यही है ना। और अभी और भी स्थिति गड़बड़ाने वाला है। जब और नज़दीक आएगा आपको लोग का एग्जाम, दिन रात दिन रात दिन रात एकदम पढ़ाई कीजिएगा, है कि नहीं। और बहुत सारा लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देखिए, जब भी एडमिट कार्ड आप लोग का आ जाए ना, तो एडमिट कार्ड आने के बाद दोस्तों नया चीज़ मत पढ़िए। मैं पहले बता देता हूँ, एडमिट कार्ड आ जाएगा 10 दिन पहले, उसके बाद नया चीज़ मत पढ़िए, है ना। जो आपने पढ़ चुका है उसको आप रिवीजन करिए। अभी आप नया चीज़ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका लगभग 1 सप्ताह बचेगा, 7 दिन या फिर 10 दिन, ठीक है। तो उस समय नया चीज़ मत पढ़िएगा, अब आप उसको रिवीजन करिएगा। जो पढ़ा हुआ चीज़ है फटाफट उसको रिवीजन कर लीजिए। सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा जो करेगा वही चीज़ करेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। रिवीजन से ही आपका स्कोर बढ़ेगा और टेस्ट से ही आपका स्कोर बढ़ेगा। बताइए 10 का आंसर क्या होगा। 10 है कि परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात जो है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। दिन रात दिन रात दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो ये कालवाचक, इससे क्या पता चल रहा है, तो कालवाचक का समय का पता चल रहा है आपका, है ना। कालवाचक क्रिया विशेषण का इससे पता चलता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपका 11 नंबर, कह रहा है कि त्रिपुरारी, त्रिपुरारी का संधि विच्छेद आपको बताना है ना। सही संधि विच्छेद क्या होगा। त्रिपुरारी क्या होगा जी, जल्दी बताइए। त्रिपुरारी, तो इसका संधि विच्छेद सही जो हो जाएगा त्रिपुर जोड़ अरी, है ना। त्रिपुर जोड़ अरी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। त्रिपुर जोड़ अरी, त्रिपुरारी। अगर पूछे कि त्रिपुरारी में दोस्तों कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है आपका। कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि होगा आपका, याद रखना है आपको, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर है आपका 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अध्यापिका नृत्य सिखाएगी। जी हाँ, जो आपकी अध्यापिका है ना, तो वो क्या करेगी, नृत्य सिखाएगी। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है ना। इसमें जो क्रिया है वो किस काल का बोध करा रही है। क्या होगा दोस्तों, सामान्य भविष्य, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या सामान्य भूत। तो इससे किसका पता चल रहा है, तो इससे सामान्य भविष्य का, है ना। कराएगी, है ना, गा गे गी लगा रहे दोस्तों, तो ये भविष्य में चला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो सामान्य भविष्य का पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हो जाएगा दोस्तों 13 नंबर की मथुरा किस राज्य में है। बताइए मथुरा किस राज्य में है, किस प्रकार का वाक्य, है ना। ये नहीं बताना है कि मथुरा किस राज्य में है, ठीक है। मथुरा किस राज्य में जो ये वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन आपको दिया गया है निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक या संकेतवाचक। देखिए ये आपसे सवाल न कर रहा है दोस्तों कि मथुरा किस राज्य में है ना। किस है, क्या है, क्यों है, तो ये सारे वाक्य क्या है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 14 नंबर। प्रश्न है कि इनमें से कौन हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। बताइए हनुमान जो है इसका पर्यायवाची नहीं। हनुमान जी हमारे हैं, इनका बहुत सारा पर्यायवाची, इनका बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इनको हनुमान कहते हैं, महावीर जी कहते हैं, हरीश कहते हैं, मारुति कहते हैं, पवनसुत कहते हैं, बजरंगबली कहते हैं, मारुति नंदन कहते हैं दोस्तों, है ना। तो कौन सा इसको नहीं कहते हैं, तो आग्नेय नहीं कहते हैं। आग्नेय जो होता है, आग्नेय एक चट्टान है ना, ये नहीं कहा जाता है हनुमान जी को, ठीक है। महावीर है, हरीश है, मारुति है ना, हनुमान है, पवनसुत है, बजरंग है, ये सारे नामों से जाने जाते हैं। ये आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला सवाल है आपका दोस्तों 15 नंबर। कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। जी हाँ, चांद का मुंह क्या है, टेढ़ा। इनमें से किस कवि की रचना है ना। ये चांद का मुंह जो टेढ़ा है दोस्तों, ये किस कवि की रचना है, ये आपसे पूछ रहा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह मुक्ति बोध की रचना है। किसकी है, मुक्ति बोध की रचना है, याद रखना है आपका, ठीक है, मुक्ति बोध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 16 नंबर। फटाफट आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा। और देखिए वीडियो को लाइक आप लोग अभी तक नहीं किए हैं, प्लीज एक लाइक तो कर दीजिए मेरे भाई बहन, है ना, एक लाइक तो कर दिया कीजिए सभी लोग। प्रश्न है कि अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बताइए उपसर्ग और प्रत्यय फिक्स है कि आपको 2 से 3 सवाल पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो अतियुक्ति जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अतियुक्ति, है ना। तो अति जोड़ उक्ति, अतियुक्ति को अगर हम तोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा अति जोड़ उक्ति दोस्तों, ठीक है, अति जोड़ उक्ति। तो इसमें अति क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा हमारा इसमें उपसर्ग, और उक्ति हो जाएगा हमारा इसमें प्रत्यय आपका, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर पूछे कि अतियुक्ति में कौन सी संधि है, तो यन संधि है। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर।
प्रश्न है कि कृपया मेरी थोड़ी मदद करो। जैसे आप कहते हैं ना किसी को कृपया मेरी थोड़ी मदद करो, तो इस वाक्य में जो थोड़ी सी है, तो थोड़ी सी मेरी मदद करो कौन सा क्रिया विशेषण है, ये आपको बताना है। देखिए कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो जो है दोस्तों, ये थोड़ी सी ये परिमाणवाचक है। क्या है? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है मेरे प्यारे। आंसर हो जाएगा प्यारे मेरे ए नंबर। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला सवाल है दोस्तों आपका सवाल नंबर 18 नंबर। प्रश्न है, कह रहा है कि आई तो रोजी नहीं तो रोज, है ना, आई तो रोजी नहीं तो रोज, रोजी के बाद यहाँ पर कॉमा है थोड़ा सा, आई तो रोजी नहीं तो रोज। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है मेरे प्यारे। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कि कमाया तो खाया और नहीं तो भूखे। तो भैया ये भी आप याद रखिएगा, अगर आप कमाइएगा तो खाइएगा, नहीं कमाइएगा तो क्या रहिएगा? भूखे रहिएगा। आई तो रोजी और नहीं तो रोज, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, तो आपको भी जोर शोर से लगना है, ताकि दोस्तों नाम करना है ना, अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, सबका नाम रोशन करना है, अपने गांव समाज का नाम रोशन करना है। ठीक है, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब बताइए इसमें प्रत्यय कौन सा है? राष्ट्रीय। ठीक है, तो प्रत्यय कहाँ लगेगा जी? तो शब्द के अंत में लगता है आपका प्रत्यय। ठीक है, शब्द के बाद में। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय अगर आप बोलते हैं तो राष्ट्र, इसको अगर तोड़िएगा राष्ट्रीय को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? राष्ट्र जोड़ ईए, है ना, राष्ट्र जोड़ ईए। तो इसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा आपका? ईए प्रत्यय हो जाएगा। जैसे ही प्रत्यय बोले दोस्तों, तो इसका आपको क्या करना है? तोड़ देना है। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका प्रत्यय और ये वाला राष्ट्र हो जाएगा इसमें उपसर्ग आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है कि सोदेश्य का सही संधि विच्छेद बताना है। बताइए सोदेश्य का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए सोदेश्य का संधि विच्छेद को अगर हम करें दोस्तों, तो इसको सजोड़ उद्देश्य हो जाएगा आपका। ठीक है, सजोड़ उद्देश्य हो जाएगा आपका सोदेश्य, है ना, यानी कि आंसर हो जाएगा सजोड़ उद्देश्य। अब देखिए ऑप्शन में कितने हैं? डी नंबर में आपको दिया गया सजोड़ उद्देश्य, है ना, आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, सजोड़ उद्देश्य सोदेश्य। अगला प्रश्न है कि नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नीलिमा, है ना, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तब नीलिमा को तोड़िए, है ना, नीलिमा को, है ना, तोड़ेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? नीली जोड़ ईमा, है ना, नीली जोड़ ईमा, तो इसमें ईमा प्रत्यय हो जाएगा आपका। ठीक है, ईमा प्रत्यय हो जाएगा आपका, है ना, ईमा, है ना, याद रखिएगा ईमा प्रत्यय, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 22 नंबर। फटाफट आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिए, बिल्कुल समय नहीं गंवाना है। अल्प, अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए, अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प, देखिए अल्प का विलोम पूछ रहा है, यानी कि उल्टा पूछ रहा है ना। तो अल्प माने होता है बहुत कम, तो अल्प माने कम होता है, तो अति माने ज्यादा नहीं होगा, है ना। अति मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा, है कि नहीं। अल्प मतलब क्या होता है? कम, छोटा या तुच्छ। तो अति मतलब क्या हो जाएगा? अधिक, बड़ा, सर्वाधिक, काफी, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर। 23 नंबर है कि अर्श पर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अर्श पर होना। अब देखिए अर्श पर होना मतलब क्या होता है? मतलब इसका देखिए अर्थ होता है कि अपने को बहुत बड़ा समझना, है ना। नहीं कहता है कि हम अर्श पर खड़े हैं, मतलब कि हम बहुत बड़ा आदमी बन गए हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अपने आप को बहुत बड़ा समझना, अर्श पर होना। ठीक है, ये आंसर नंबर ए नंबर हो जाएगा। अगला है आपका 24 नंबर। कह रहा है कि कच्ची गोली खेलना, है ना। नहीं कहता है हम कच्ची गोलियां नहीं खेलेंगे, है ना। तो कच्ची गोली खेलना मतलब अनुभवहीन होना। कच्ची गोली खेलना मतलब क्या होता है? अनुभवहीन होना है। अन्य कहता कच्ची गोलियां खेल गया यार, कच्ची गोलियां हम खेल गए, मतलब अनुभवहीन हो गए, है ना। अनुभव, उसको कोई अनुभव नहीं है, तभी वो कच्ची गोली खेलेगा। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। प्रश्न है कि परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, है ना, फिर से आ गया आपका उपसर्ग परोपकार। अगर आप परोपकार में उपसर्ग बताना है आपको, जल्दी से बताइए इसमें उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग, है ना, पर जोड़ उपकार। अगर परोपकार को अगर आप तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो पर जोड़, है ना, पर जोड़ उपकार हो जाएगा परोपकार। ठीक है, पर जोड़ उपकार, तो आंसर हो जाएगा उपसर्ग, इसमें पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही। अगर आपसे कहे कि परिक्रमा, है ना, बताइए कि परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? तो परिक्रमा में हो जाएगा परि जोड़ कर्मा, है ना, परि जोड़ क्रमा हो जाएगा दोस्तों परिक्रमा, तो परि उपसर्ग है ना। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिक्षण, बताइए प्रतिक्षण, है ना, प्रतिक्षण, बताइए प्रतिक्षण में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है? तो इसको क्या तोड़िएगा? प्रति जोड़ क्षण, है ना, प्रति जोड़ इसमें कर दीजिएगा क्षण, इसमें प्रति उपसर्ग है आपका।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 26 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या एक से अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार है। हाँ ना, क्या कह रहा है कि जिस पंक्ति या जिस पंक्ति में एक या एक अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार है, उसको कहते हैं लाटानुप्रास अलंकार या फिर वृत्त्यानुप्रास अलंकार या छेकानुप्रास अलंकार या श्रुत्यानुप्रास अलंकार। दोस्तों इसको कहा जाता है, आपको आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, इसको कहते हैं छेकानुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण एक मैं आपको देता हूं, रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे सांसे भरी आंसू भरी कहत कहत दई दई। ठीक है, तो ये होगा आपका छेकानुप्रास अलंकार आपका। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर की, हे राम मेरी रक्षा करो। नहीं कहते हैं आप, हे भगवान रक्षा करो, हमें बचा लो इस नीतीश चाचा से, है ना। ये डेली कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं, है ना, कहते हैं ना। तो ये इस वाक्य में दोस्तों कौन सा कारक है ये आपको बताना है ना। हे राम मेरी रक्षा करो, बताइए कौन सा इसमें कारक है, ये बताइए। तो इसमें जो कारक है दोस्तों वो हो जाएगा संबोधन कारक, है ना। आप संबोधन न कर रहे हैं, किसको, राम भगवान को कर रहे हैं कि हे राम मेरी रक्षा करो। ठीक है, ऐसे ऐसे पापी नेताओं से। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिएगा आपका 28 नंबर। कह रहा है कि जो न जाना गया हो, बताइए जो न जाना गया हो उसको क्या कहते हैं। उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, जो नहीं जाना गया, मतलब आप जिसको नहीं जानते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, अज्ञात चीज, है ना। जिसको आप नहीं जानते वो अज्ञात ही है ना, यानी कि वो ज्ञात नहीं है अभी, है ना, आपके दिमाग में वो नहीं आया है, यानी कि वो अज्ञात चीज है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछ लूं कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को क्या कहते हैं। देखिए गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी है उसके लिए एक शब्द आएगा अंतेवासी, है ना, उसको कहते हैं दोस्तों अंतेवासी कहते हैं, आपको याद रखिएगा। ठीक है, अंतेवासी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जिसे जीता ना जा सके, है ना, उसको कहते हैं अजेय, है ना। और हम चाहते हैं कि आप क्या बनिए, अजेय बनिए, आपको कोई जीत ना सके। दोस्तों जो बीत गया हो उसको क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं, है ना। जो बीत गया हो उसको अतीत कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देता हो उसको अगोचर कहते हैं। जो दिखाई नहीं दे उसको कहेंगे अगोचर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। अब देखिए प्रति उपसर्ग से कौन सा बना हुआ है। देखिए अगर आप यहाँ पर प्रत्येक को अगर आप तोड़िएगा दोस्तों, तो ये प्रत्येक को तोड़िएगा तो क्या निकल के आएगा, प्रति जोड़ एक, है ना, प्रति जोड़ एक हो जाएगा प्रत्येक। प्रत्यक्ष को अगर तोड़ते हैं तो प्रति जोड़ ध्वनि, है ना, प्रति जोड़ ध्वनि हो जाएगा आपका, प्रति जोड़ ध्वनि हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्वनि, है ना, प्रति जोड़ ध्वनि हो जाएगा। अगर आप प्रतिध्वनि को अगर तोड़ते हैं दोस्तों, है ना, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष था ना, क्या मैंने कर रहा हूँ दोस्तों, प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष न है, तो प्रत्यक्ष को प्रति जोड़, अच्छा वो मैंने गलत कर दिया, है ना। प्रत्येक तो आपको बता दिया प्रति जोड़ एक हो जाएगा, प्रत्यक्ष न है तो प्रत्यक्ष का हो जाएगा प्रति जोड़ अच्छ न होगा, प्रत्यक्ष को प्रति जोड़ अच्छ न होगा आपका, अच्छा आपका हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिध्वनि को अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रति जोड़ ध्वनि हो जाएगा, है ना, प्रतिध्वनि को प्रतिध्वनि, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, सभी में आपका प्रति उपसर्ग है आपका। ठीक है, सभी में प्रति उपसर्ग है। इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। अब देखिए कौन सा यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ ये आपसे पूछ रहा है ना। ज्योत्सन है, ज्योत्सना है, ज्योतिष्न है, या फिर डी नंबर है ज्योत्सना हो जाएगा। देखिए सी नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है, और नहीं सी नंबर, सी तो आपका गलत है, ज्योत्सन, है ना। बी नंबर आपका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्योत्सना आपका, है ना। ज्योत्सना जो है दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न है, देखिए आपका 31 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में री, है ना, री की मात्रा का उपयोग हुआ है। बताइए री की मात्रा का उपयोग किस में हुआ है ना। री की मात्रा का उपयोग हुआ है वृष्टि में, है ना, वृष्टि, है ना, वृष्टि बोलते हैं ना, री वृष्टि, है ना, वृष्टि, तो वृष्टि में दोस्तों री की मात्रा का उपयोग हुआ है आपका। अगला प्रश्न देखिए आपको 32 नंबर। 32 है कि पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कह रहा है दोस्तों कौन सा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है, तो भाई साहब इसमें हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, बिल्कुल ठीक जवाब। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर।
33 नंबर सवाल कह रहा है कि क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सा कथन क्रिया के संबंध में सही है। अब देखिए क्रिया के बारे में अगर आपको पता है तभी इसका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन है क्रिया अविकारी शब्द है, गलत बात है। क्रिया पद के उसे अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूप को पाया जाता है, नहीं। क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। चलिए 34 का आप लोग जवाब दीजिए। आगे नाथ न पीछे पगहा। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो आपको लोकोक्ति सुने होंगे ना, आपके पिताजी बोलते होंगे जरूर कि आगे नाथ न पीछे पगहा। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, है ना। नहीं कहते हैं आपके पिताजी आगे नाथ न पीछे पगहा रे, मतलब कि अभी तक तुम किसी तरह का जिम्मेदारी नहीं लिए हो, इतना बड़ा हो गए हो 30 साल 35 साल का, तो नीतीश चाचा लेने देंगे तब ना, है ना। इतने दिन से पढ़ के सीटेट बीटेट एस्टेट, है ना, सारे पास करके बैठे हुए हैं, फिर भी कोई बहाली नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल लागू होता है, यानी कि किसी तरह की जिम्मेदारी का नहीं होना। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। 35 देखिएगा, कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है ना। स्नेह, तो स्नेह का समानार्थी कौन सा नहीं होगा? समानार्थी पूछ रहा है, समान अर्थी वाला, है ना, समानार्थी। तो स्नेह का दोस्तों तेल होता है, चिकनाहट होता है, प्रेम होता है। स्नेह का दोस्तों गोद नहीं होता ना, स्नेह का जो समानार्थी जो होता है वो गोद नहीं होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखिएगा 36 नंबर। कह रहा है कि लता गीत गा रही थी। देखिए 9 बजे से आज क्लास होगी, है ना, 9 बजे से क्लास होगी, पॉलिटी की क्लास होगी, तो सभी लोग जरूर जुड़िएगा, है ना। 9 PM से दोस्तों पॉलिटी का टेस्ट चलेगा, जिसमें लगभग 50 सवाल आप लोग को करवाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका NCERT SCERT से, तो जो सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं उनके लिए तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अन्य बच्चे हैं, है ना, उनके लिए तो सामान्य अध्ययन से आपका सवाल वहाँ से पॉलिटी से रहेगा एग्जाम में, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? लता गीत गा रही थी। इनमें से किसका उदाहरण है? लता गीत गा रही थी, किसका उदाहरण है दोस्तों? लता गीत गा रही थी। तो उपरोक्त जो वाक्य है ये अपूर्ण भूतकाल का है। गीत गा रही थी, है ना, यानी कि हो जाएगा अपूर्ण भूत का, आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर। अरे भूतकाल में चला गया भाई साहब। अगला प्रश्न हो गया 37 नंबर। बताइएगा 37 का आंसर क्या होगा? परीक्षा केंद्र। कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र, बीच में क्या है? हाइफन है, देख लीजिएगा। तो परीक्षा केंद्र में हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। संप्रदान, हाँ, तत्पुरुष समान, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका परीक्षा केंद्र में आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका 38 नंबर। और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक तो करिए, है कि नहीं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा, है ना। आज देखिए अपडेट एक महत्वपूर्ण ये था, मैंने वीडियो छोटा सा डाल दिया था कि जो आप सभी का एग्जाम फॉर्म भरने का जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 15/7/2023 तक कर दिया गया है दोस्तों, है ना। 3 दिन आपका फॉर्म का डेट बढ़ाया गया था, 2-3 दिन आपका लगभग सर्वर डाउन चला था थोड़ा सा, है ना, इसकी वजह से आपको 3 दिन फॉर्म का डेट बढ़ाया गया है। जो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं फटाफट अप्लाई कर लीजिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से च वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? देखिए च अगर आप बोलते हैं च, छ, ज, झ, य, है ना, च छ ज झ य तो पढ़ते हैं ना च वर्ग वाला। तो च वर्ग वाला जो होता है दोस्तों, ये इसका उच्चारण जो निकलता है ये तालु से निकलता है। कहाँ से निकलता है? आपके जो तालु है ना वहां से निकलता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि अपनी पुस्तक वापस, पहली पुस्तक वापस करो। प्रश्न क्या है? पहली पुस्तक वापस करो। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा पहली। अब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इससे क्या पता चल रहा है? क्रम पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? गुणवाचक नहीं, गणना पता चल रहा है नहीं, क्रम पता चल रहा है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, तो पहली पुस्तक वापस करो, यहाँ पर जो है पहली का है, दूसरी का है, तीसरी का है, तो इससे क्रम का पता चल रहा है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से थोड़ा सा आपको भी प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है ना। ऐसा नहीं कि हिंदी में आप महान ज्ञाता रहिएगा तभी बना पाइएगा भाई साहब, कुछ नहीं, आराम से 25-30 नंबर ले आइएगा। जितना टेस्ट हम लगभग अभी 4-5 टेस्ट हुआ है पीछे, नहीं देखे हैं तो हिंदी वाला देख लीजिएगा, है ना। कह रहा है कि इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए। देहाती दुनिया,
देखिए देहाती दुनिया जो उपन्यास है दोस्तों, ये शिव पूजन सहाय जी का है। किनका है? शिव पूजन सहाय का है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव पूजन सहाय। देखिए महादेवी वर्मा के बहुत सारे पुस्तक है, जैसे कि यामा है, हिमालय है, परिक्रमा है ना, तो ये महादेवी वर्मा का भी ध्यान रखिएगा। और आपके जो प्रेमचंद जी हैं, है ना, तो प्रेमचंद खैर तो प्रमुख है ना, प्रेमचंद के बहुत सारे पुस्तक है, जैसे कि रंगभूमि है, कर्मभूमि है, निर्मला है, गबन है ना, सेवा सदन है। तो ये प्रेमचंद की महत्वपूर्ण उपन्यास है, आपको पूछा जाता है ना जी, जैसे पूछ लेगा रंगभूमि किनके उपन्यास है दोस्तों, तो ये प्रेमचंद जी का है, कर्मभूमि प्रेमचंद का है, आपका सेवा सदन प्रेमचंद का है, गबन प्रेमचंद का है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। 41 कह रहा है कि जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद बताइए। जितेंद्रिय, अब देखिए जितेंद्रिय को अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जित जोड़ इंद्रिय, है ना। इसको कैसे तोड़ेंगे? तो जित जोड़ इंद्रिय दोस्तों, ये हो जाएगा जितेंद्रिय आपका, है ना। अब देख लीजिए जित जोड़ इंद्रिय किसमें है? अब देखिए जी यहाँ से है आपका जित जोड़ इंद्रिय, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगर कहे कि जितेंद्रिय में कौन सा यहाँ पर संधि है, तो ये गुण संधि है इसमें, है ना। कौन सी संधि है? गुण संधि इसमें हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, छप्पय, है ना। बताइए दोस्तों छप्पय जो है ये किन दो छंदों का मिश्रण है ना। छप्पय, देखिए छप्पय ऐसे लिखाएगा छ प पय, ठीक है। ये छप्पय जो है ये किन दो छंदों का मिश्रण है? तो छप्पय दोस्तों ये छंद जो है रोला और उल्लाला का है आपका, ठीक है। रोला और उल्लाला का है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। प्रश्न है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही है ना। ढहते विश्वास जो ये शीर्षक है इसमें किस बांध के टूटने की बात कही गई है? दलेई बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध है, या फिर आपका ऑप्शन डी दिया गया है फरक्का बांध है। तो ये बांध टूटने की जो बात की गई है ना दोस्तों, ये दलेई बांध की टूटने की बात की गई है आपका, है ना। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, दलेई बांध टूटने की बात कह गई है। अगला सवाल है आपका 44 नंबर। 44 कह रहा है कि अंबर युग्म का सही अर्थ क्या है? देखिए अंबर और अंबार होगा दोस्तों, है ना। अंबर और अंबार जो युग्म है इसका जो अर्थ होता है, अंबर का मतलब होता है आकाश होता है, ठीक है। अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। और अंबार का मतलब होता है एक फल विशेष, ठीक है। अंबार क्या है? तो एक फल विशेष है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अंबर माने आकाश होता है, याद रखिएगा। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए जल्दी से, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? क्या होगा आपका? पुरातन में कौन सा उपसर्ग है जी? कौन सा उपसर्ग है पुरातन में? अगर इसको हम तोड़ेंगे तो पूरा जोड़ तन हो जाएगा, है ना। पूरा जोड़ तन होगा, यानी कि पूरा जो इसमें है दोस्तों, है ना, पूरा जो है ये आपका इसमें उपसर्ग हो जाएगा। आंसर नंबर आपका हो जाएगा पूरा। अच्छा पूरा, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया, डी में तो पूरा है आपका, है ना। तो पूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, है ना। आंसर नंबर ए हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका 46 नंबर। तार तार करना, है ना। तार तार करना का मतलब क्या होता है ना। कहता है कि हम तार तार कर देंगे तुमको, यानी कि धज्जियां उड़ा देंगे दोस्तों, है ना। तार तार कर देंगे मतलब कि धज्जियां उड़ा देंगे, है ना। कहते हैं ना किसी को गुस्सा में, तो आंसर हो जाएगा धज्जियां उड़ाना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। और यही करने खोजता है आपको चाचा जी को, ठीक है। चलिए धज्जियां उड़ाने देने खोजता है। अगला प्रश्न देखिएगा 47 नंबर। जो क्षय न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? देखिए जो क्षय न हो सके उसको कहेंगे अक्षय, है ना, अक्षय कुमार, ठीक है। याद रखिएगा अक्षय जो होगा ये जो क्षय न हो सके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अगर कहे कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो जिसका पहले होगा तो उसको अग्रज कहेंगे, है ना। जिसका जन्म पहले होगा उसको अग्रज कहेंगे, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो उसको अजन्मा कहेंगे दोस्तों, ठीक है। आवश्यकता से अधिक वर्षा को कहते हैं अतिवृष्टि, है ना। और जिसके आने की तिथि नहीं मालूम हो उसको कहते हैं अतिथि, है ना। अतिथि के आने की तिथि मालूम नहीं होती है, इसको कहते हैं अतिथि, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा आपका 48 नंबर। 48 है कि देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। बिल्कुल देश भर में कोरोना तो खैर अभी थम गया है ना। तो ये पूरा प्रकोप जारी था। और इस वाक्य में कह रहा है कि किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीति है, स्थान है, काल है, या परिमाण है? देखिए तो इसमें एक किसका पता चल रहा है? देश भर में, है ना। ये देश भर में यानी कि किसी स्थान का पता चल रहा है दोस्तों, स्थान वाचक हो जाएगा आपका, है ना। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, स्थान वाचक। और नेक्स्ट सवाल है आपका 49 नंबर। 49 कह रहा है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द
या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ जो है प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है ना, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसको कहते हैं भाई साहब आपका यमक अलंकार, है ना। क्या कहते हैं उसको? यमक अलंकार। यानी कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ जो है प्रत्येक बार क्या हो? भिन्न भिन्न हो। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो उसका अर्थ होगा बार बार वो अलग अलग होगा, उसको कहेंगे यमक अलंकार भाई साहब, याद रखिएगा। और हम आज का लास्ट सवाल देखते हैं कि निम्न वर्ग में दिए गए चार विकल्पों में से शुद्ध शब्द यानी वाक्य को आपको पता करना है ना। शुद्ध वाक्य यहाँ से कौन सा है? ऑप्शन है कि यह हंसी में टाल गया, उन्हें सुनकर मैं विस्मय हूँ, यहाँ केवल फल मिलते हैं, हमने अच्छे अच्छे काम करे। अब देखिए कौन सा यहाँ पर वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ा जाते हैं और एक दो सवाल आपका शुद्ध करने वाला भी जरूर पूछेगा आपको, है ना। तो यहाँ केवल फल मिलते हैं, ठीक है, यहाँ केवल फल मिलते हैं, ये वाला वाक्य आपका बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए, तो ये रहा आज का लास्ट सवाल। आपको कैसा लगा? इसका आंसर ये दे दिया गया। इसको आप एक दो बार टेस्ट दीजिएगा, है ना। उसके बाद बताइएगा कि कितना आप लोग स्कोर किए हैं। और ये टेस्ट नंबर आपका 52 था आपका टोटल नंबर टेस्ट दोस्तों, और ये हिंदी का था। कल जो टेस्ट होगा आपका 7 बजे से वो आपका सामान्य अध्ययन वाला होगा, ठीक है। और आज 9 बजे से आपकी पॉलिटी की क्लास होगी, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे ना तो जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली आपको क्लास मिलते रहे और आपकी पूरी तैयारी होते रहे दोस्तों, ठीक है। और अभी जो ऑफर है मात्र 251 में 50% दोस्तों आपको फी में ऑफ कर दिया गया है ना। 50% ऑफ कर दिया गया है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर ये है आपका, फोन पे गूगल पे नंबर, इसी नंबर पे आपको 251 पे करना होगा, है ना। 78 57 82 43 10। देखिए, जो लोग भी पे करेंगे तो ये नंबर पे स्क्रीनशॉट आप जरूर भेजिएगा, ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ सके, आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा सके, ठीक है। और फिर डेली वाइज भी आपको क्लास मटेरियल मिलते रहेगा, जो क्लास होते जाएगा आपको मटेरियल मिलते जाएगा, ठीक है। और अभी पीछे वाला जितना क्लास हुआ है वो आपको सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। पीडीएफ हो गया, वीडियो हो गया, लाइव क्लास हो गया, सारे चीज़ आपको यहाँ पर मिलते रहेगा दोस्तों। चलिए भाई साहब, तो आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम रात में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। जो लोग फॉर्म अप्लाई अभी तक नहीं किए हैं तो 15 तक लास्ट डेट है। अब 15 के बाद डेट नहीं बढ़ेगा, ये आप याद रखिएगा, है ना। ये मत सोचिएगा कि और डेट बढ़ेगा, नहीं, अब डेट नहीं बढ़ेगा। 100% कर रहा हूँ कि अब डेट नहीं बढ़ेगा। और जो एग्जाम का डेट है वो भी नहीं बढ़ेगा, है ना। तो एग्जाम का डेट आपका है 24, याद रखिएगा, 24, 25, 26 और आपका 27, है ना। ये 4 डेट में आपका एग्जाम होगा अगस्त में दोस्तों, ठीक है। तो ये 4 डेट में एग्जाम है, ये भी नहीं बढ़ेगा और ये भी नहीं बढ़ेगा। तो आपके पास अभी मात्र 40 दिन का समय बचा है ना, मात्र 40 दिन में 40 दिन में कैसे तैयारी करना है, जुड़ जाइए हमारे यहाँ, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। 1 to 5 वाले बच्चे और आपका जो 9, 10 सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं वो, है ना, ये दोनों की तैयारी हमारे यहाँ चल रही है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।